बिफोर मूविंग फर्दर मैं अब तक की थोड़ी क्रोनोलॉजी बताना चाहता हूँ। थर्ड एडी तक की हमने क्रोनोलॉजी देख ली थी, उसके बाद का मैं आपको थोड़ा आइडिया देना चाहता हूँ। थर्ड एडी में इंडिया का पॉलिटिकल मैप क्या था। कुशन डायनेस्टी रूल कर रही थी नॉर्दर्न इंडिया में, डेक्कन में सतवानास रूल कर रहे थे, एंड सदर्न इंडिया में तीन किंगडम्स रूल कर रहे थे। हमने देखी थी संगमेश। संगमेश 300 बीसी से 300 एडी तक थी, और उसमें तीन किंगडम्स थे, चेरा, छोला और पांड्यास। ये थर्ड एडी तक का मैप था। अब इसके बाद क्या होता है, जो कुशन डायनेस्टी का डिक्लाइन होता है, उसके जो वीक सक्सेसर्स होते हैं, उसकी जो प्रोविंस थी वो इंडिपेंडेंट होना स्टार्ट होती है और वो रिवोल्ट करना स्टार्ट होती है। तो इसकी वजह से जो कुशन एम्पायर था वो सिर्फ बैक्ट्रियन वाले एरिया में रह गया था, और गैंगेटिक वैली में नागा का रूल हुआ पहले, और उसके बाद गुप्ता डायनेस्टी का रूल हुआ। नागा जो ट्राइब थी वो बीच में आई थी काफी कम टाइम के लिए, तो 480 तक आते आते गुप्ता एम्पायर बन चुका था। ये नर्दर्न इंडिया का था। अब डेक्कन का देखते हैं। डेक्कन में मैंने बताया सतवानास रूल कर रहे थे थर्ड एडी तक। सतवानास में भी यही हुआ, उनके जो वीक सक्सेसर्स थे उसकी वजह से जो प्रोविंसेस थी वो इंडिपेंडेंट हुई, और इसमें से 5 प्रोविंसेस बनी, बट जो इंपॉर्टेंट थी वो थी वकातक्स और दूसरा पल्लव्स। ये दो आपको याद रखने हैं बस। 5 थी बट वो इतनी छोटी छोटी थी, याद करने की जरूरत नहीं है। सदर्न इंडिया में हमने देखा था थर्ड एडी तक थे चेरा, छोला और पांड्यास, बट उसके बाद कालाभ्रास का इन्वेजन होता है और 100 साल के आसपास ये लोग रूल करते हैं। उसके बाद जो नॉर्दर्न में पल्लव्स बने थे, जो सतवाना से इंडिपेंडेंट होकर पल्लव्स बने थे, वो नॉर्दर्न से अटैक करते हैं और सदर्न में पांड्यास अटैक करते हैं और वो कालाभ्रास को हटा देते हैं। तो अब साउथ इंडिया में वही है, छेरा, छोला, पांड्यास और ऊपर थोड़ा बहुत पल्लव्स, जो आधा साउथ इंडिया में और थोड़ा डेक्कन में वो रूल करते थे। लास्ट वीडियो में हमने यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर लिया था। हमने पल्लव को नहीं देखा, पल्लव में आगे वाली वीडियोस में बताऊंगा जब हम सदर्न किंगडम्स को पढ़ेंगे। अब जो ये वाला टाइम है ये 6 to 7 एडी वाला टाइम है। गुप्ता डायनेस्टी ने मिडिल सिक्स तक रूल करा था, उसके बाद उनका डिक्लाइन हो गया था। हमने देखा डिक्लाइन के रीजंस क्या थे। एक तो हंस इन्वेजन हुआ, वीक सक्सेसर्स थे तो हंस इन्वेजन काफी इजीली हो गया। दूसरा पुष्यमित्र ट्राइब, एक ट्राइब थी वो इवॉल्व होने लगी थी और उन्होंने भी अटैक करा था गुप्तास पे, तो इसकी वजह से गुप्ता एम्पायर पूरा खत्म हो गया था 7th एडी तक आते आते। तो जो ये टाइम था ये पॉलिटिकल डिसयूनिटी थी पूरे इंडिया में। तो नॉर्दर्न इंडिया में गुप्ता एम्पायर खत्म हो गए थे हंस इन्वेजन और पुष्यभूति ट्राइब के अटैक से। डेक्कन में जो वकातक्स रूल कर रहे थे और पल्लव्स रूल कर रहे थे, वकातक का भी डिक्लाइन हो जाता है और वहां पे बनते हैं चालुक्यास। वो कैसे बनते हैं वो हम आगे बढ़े देखेंगे। तो डेक्कन में चालुक्यास रूल कर रहे थे और सदन में वही थे छोरा, चेला, पांड्यास और पल्लव्स। अब नॉर्दर्न इंडिया में क्या हुआ, नॉर्दर्न इंडिया में गुप्ता एम्पायर खत्म हो गया था, उसके बाद एक और डायनेस्टी आती है, उसे कहते हैं हम पुष्यभूति डायनेस्टी। पुष्यभूति डायनेस्टी, ये पुष्यमित्र ट्राइब नहीं है। पुष्यमित्र ट्राइब का भी डिक्लाइन हो गया था, मतलब उन्होंने अटैक करने की कोशिश करी थी पर वो थ्रोन कैप्चर नहीं कर पाए थे। ये पुष्यभूति डायनेस्टी थी और ये अपने आप को बुलाते थे वर्धन। ये गुप्ता में एक फिड्यूटरी थी, मतलब इनके अंडर में एक लैंड था या फिर एक पूरा एरिया था, और ये गुप्तास को ट्राइब देते थे। गुप्ता एम्पायर के बाद जब वो वीक हुए, इन्होंने थ्रोन को कैप्चर कर लिया और फिर यहाँ से पुष्यभूति डायनेस्टी स्टार्ट होती है, और ये 7th एडी से इनका टाइम स्टार्ट हो जाता है। तो अब हमें 7th एडी के बाद वाला टाइम देखना है, साउथ इंडिया में भी और नॉर्थ इंडिया में भी। सबसे पहले हम सोर्सेज देखेंगे जिससे हमें पता चलेगा पुष्यभूति डायनेस्टी के बारे में। तो जैसे मैंने आपको पहली वाली वीडियोस में बताया था, दो टाइप के सोर्सेज होते हैं, लिटरेरी सोर्सेज और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। ये काफी सिंपल चैप्टर है, इसमें थोड़ा बहुत याद करने का है, कुछ ज्यादा समझने का नहीं है। और इसमें जो सिस्टम है वो थोड़ा बहुत गुप्ता एम्पायर वाला ही है, तो आप अगर गुप्ता एम्पायर को सही से पढ़ोगे तो आपको ये भी याद हो जाएगा, ठीक है। थोड़े सोर्सेज देखते हैं। लिटरेरी सोर्सेज में सबसे इंपॉर्टेंट है हर्षचरित। ये हर्ष की बायोग्राफी है और ये बन ने लिखी थी। इनका पूरा नाम है बन भट्ट, बन भट्ट। और ये पोएट थे हर्ष की कोर्ट में, हर्ष किंग था, उनकी कोर्ट में पोएट थे ये, ठीक है। तो हर्षचरित सिंपल है ये तो, और ये लिखी थी बन भट्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है इसके ऊपर। दूसरा हमें कैसे पता चलता है, ह्यूनसांग के एक ट्रैवल अकाउंट से। ह्यूनसांग एक चाइनीज पिलग्रिम थे या फिर चाइनीज ट्रैवलर थे जो 7th सेंचुरी के अराउंड इंडिया में ट्रैवल कर रहे थे, ठीक है। तो इन्होंने जो लिखा था इंडिया के बारे में, उनके अकाउंट से भी हमें काफी पता चलता है हर्ष के बारे में या फिर इस पूरी पुष्यभूति डायनेस्टी के बारे में। थर्ड लिटरेरी सोर्स है, हर्ष ने खुद ही लिखे हैं। तो हर्ष खुद भी ड्रामास लिखते थे, ठीक है। तो उन्होंने 3 लिखी थी, रत्नावती, नागनंदा और प्रियादर्शिका। प्रियादर्शिका काफी फेमस है, आपने नाम सुना होगा।
तो ये तीनों आपको याद रखने हैं। पहला सोर्स है हर्षचरित जो बन भट्ट ने लिखा था, और बन भट्ट हर्ष की कोर्ट में एक पोएट थे। दूसरा ह्यूनसेंग एक चाइनीज ट्रैवलर थे, वो ट्रैवल कर रहे थे इंडिया में 7th सेंचुरी के अराउंड। उन्होंने उनके कुछ अकाउंट्स से उससे भी हम पुष्यभूति डायनेस्टी के बारे में आइडिया लगा सकते हैं। थर्ड लिटरेरी सोर्स जो हर्ष ने खुद ही लिखी, किंग ने खुद ही लिखी थी, वो 3 ड्रामास लिखे थे, रत्नवती, नागनंद और प्रियदर्शिका। ये याद करना काफी इजी है, ठीक है। तो ये थे लिटरेरी सोर्सेस। अब आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस देखते हैं, 3 है वो भी। मधुबन प्लेट इंस्क्रिप्शन, सोनपत इंस्क्रिप्शन और बंसेक इंस्क्रिप्शन, और इसमें हर्ष के सिग्नेचर भी है। ये ऐसे इंस्क्रिप्शन होते थे, ये कॉपर प्लेट होती थी, जैसे हमने मॉडर्न एम्पायर के टाइम पे देखे थे कि जो इंस्क्रिप्शन लिखते थे वो पिलर्स पे लिखते थे, राइट। बट यहाँ पे पिलर्स वाला सिस्टम नहीं है, यहाँ पे ये कॉपर की प्लेट होती थी, उस पे इंस्क्राइब करते थे। तो 3 इंस्क्रिप्शन ऐसे हमें मिले, एक तो मधुबन प्लेट इंस्क्रिप्शन, सोनपत इंस्क्रिप्शन और बंसे का इंस्क्रिप्शन, और इस पे हर्ष के सिग्नेचर भी है। ये 3 इंस्क्रिप्शन है, सिर्फ याद करने का, याद रख लीजिएगा, मधुबन, सोनपत, बंसेक। तो हमने देखा लिटरेरी सोर्सेज, हर्षचरित बनभट्ट ने लिखी थी, ह्यूनसेंग के ट्राइबल अकाउंट्स, और ड्रामास हर्ष के रत्नवती, नगनंदा, प्रियदर्शिका। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में मधुबन प्लेट इंस्क्रिप्शन, सोनपत इंस्क्रिप्शन, बंसे का इंस्क्रिप्शन। अब हम थोड़ा हर्ष के बारे में देखते हैं। जो पुष्यभूति डायनेस्टी के फाउंडर थे, उनका नाम खुद पुष्यभूति था, ठीक है। तो ही वॉज द फाउंडर ऑफ द फैमिली ऑफ हर्ष, और ये लोग अपने आप को वर्धन बुलाते थे। ओके, सो इसका इनका नाम था पुष्यभूति वर्धन, और इनके ही नाम पे ये पूरी डायनेस्टी चली है, ठीक है। तो ये सरनेम नहीं था, ये इनका नाम था पुष्यभूति, और इन्हीं के नाम पे पूरी डायनेस्टी आगे बढ़ी। तो फाउंडर ऑफ द फैमिली ऑफ हर्ष वाज पुष्यभूति, हु वर फीडियोटरीज ऑफ द गुप्ता। मैंने आपको बताया था कि इनके अंडर में एक पूरा एरिया था, और ये गुप्ता, इन लोगों ने गुप्ता की सोवरेनिटी को एक्सेप्ट कर रखा था। गुप्ता को ये रेगुलर ट्रिब्यूट पे करता करते थे, और उसके बदले ये अपने उस एरिया में रूल करते थे। सिंपल है ये तो फाउंडर ऑफ द फैमिली ऑफ हर्ष वाज पुष्यभूति। दे कॉल्ड देमसेल्व्स वर्धन, मैं आपको बता चुका हूँ। और जैसे हंस इन्वेजन हुआ था और गुप्ता एम्पायर खत्म हो गया था, इन्होंने अपना जो एरिया था उसे इंडिपेंडेंट कर दिया और रूल करने लगे थे फिर ये। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट किंग थे उनका नाम था प्रभाकर वर्धन। डायनेस्टी तो इन्होंने बनाई पुष्यभूति ने, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट किंग थे, सबसे पहले इंपॉर्टेंट किंग, उनका नाम था प्रभाकर वर्धन, और इनकी जो कैपिटल थी वो थानेश्वर थी। अब ये याद रखिएगा, इसके ऊपर क्वेश्चन बन चुका है, बन भी सकता है आगे, ठीक है, किसी पीसीएस एग्जाम में बना था। व्हाट वाज द अर्ली कैपिटल ऑफ हर्षवर्धन? सो इट वाज थानेश्वर। प्रभाकर वर्धन वाज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट किंग एंड हिज कैपिटल वाज थानेश्वर। ये कहाँ पे है? ये दिल्ली के नॉर्थ में पड़ती है, थोड़ा दिल्ली से आगे ही है, दिल्ली वाले एरिया में, उसके नॉर्थ में जाके इनकी कैपिटल है। और इन्होंने सबसे पहले अपना टाइटल लगाया था महाराज धीराज, जो गुप्ता लगाते थे, लेटर गुप्ता लगाते थे ना। हमने देखा था कि चंद्रगुप्त वंश से महाराज धीराज का टाइटल लगाने लगे थे, वो ही सेम चीज इन्होंने भी करी, महाराज धीराज का टाइटल इन्होंने लगाने लगा। और दूसरा परम भट्ट रख, ये भी गुप्ताज लगाते थे। और मैंने आपको बता चुका, जो गुप्ता वाला टाइम था ना, वो ही सेम आपको यहीं पे मिलेगा, सेम चीजें आपको यहीं पे देखने के लिए मिलेगी। तो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट किंग वॉज प्रभाकर वर्धन, और इनकी जो कैपिटल थी वो थानेश्वर थी, ये दिल्ली के नॉर्थ में पड़ती है। ये भी गुप्ताज जैसे टाइटल लगाते थे, महाराज धीराज और परम भट्टकर। सिंपल था इतना। अब यहाँ पे एक स्टोरी याद है, आपको स्टोरी समझनी पड़ेगी। अब जो प्रभाकर वर्धन है, जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट किंग थे, उनकी डेथ हो जाती है, और इनका बेटा राजवर्धन ये किंग बनते हैं। सिंपल है। सो आफ्टर द डेथ, आफ्टर हिज डेथ, हिज एल्डर सन राजवर्धन बिकेम किंग। अब इस राजवर्धन की एक बहन थी, उनका नाम था राज्यश्री, राज्यश्री। ये शादी करती है गृहवर्मन से, गृहवर्मन। और जो गृहवर्मन थे, ये रूलर थे मौखरी के, एक एरिया पड़ता था मौखरी, ये वहां के रूलर थे। तो राज्यवर्धन जो प्रभाकर वर्धन के बेटे थे, मतलब राज्यवर्धन किंग है, ठीक है। राज्यवर्धन की जो बहन थी राजेश्री, वो शादी करती है गृहवर्मन, और जो गृहवर्मन थे वो मौखरी के रूलर थे। अब क्या होता है, एक मालवा एरिया पड़ता है, मालवा के रूलर थे देवगुप्त, और एक एरिया था बंगाल, वहां के रूलर थे सशंक। ये इंपॉर्टेंट है नाम, ठीक है। तो मालवा के जो रूलर थे वो थे देवगुप्त, बंगाल के रूलर थे सशंक। ये दोनों मिलके गृहवर्मन का मर्डर कर देते हैं, जो राजश्री के हस्बैंड हो गए थे, ठीक है।
तो देवगुप्त जो मालवा के रूलर थे और सशंक जो बंगाल के रूलर थे, इन दोनों ने गृहवर्मन का मर्डर कर दिया था। अब ये सुन के राजवर्धन को तो गुस्सा आएगा कि उसकी बहन को किडनैप कर लिया और उसकी बहन के हस्बैंड को मार दिया। तो राज्यवर्धन अपनी पूरी आर्मी लेके सबसे पहले मालवा गए देवगुप्त के पास और देवगुप्त को मार दिया। इनकी पूरी आर्मी को मार दिया। पर जब वो वहां से आ रहे थे वापस, इस बंगाल के रूलर ने, सशंक ने, राज्यवर्धन को मार दिया। और इसी टाइम पे क्या हुआ, जो राजश्री थी इनके कब्जे में थी, राजश्री जंगलों में जाके छुप गई। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से बताता हूँ क्या होता है। देवगुप्त और सशंक जो मलवा और बंगाल के रूलर थे, ये गृहवर्मन का मर्डर कर देते हैं और राजश्री को किडनैप कर लेते हैं। राज्यवर्धन ये सुनते हैं, वो जाते हैं मालवा और देवगुप्त को मार देते हैं। फिर जब वो वापस आ रहे होते हैं, जो बंगाल के सशंक थे, ये राज्यवर्धन को मार देते हैं और जो राजश्री होती है ये छुप जाती है, जंगलों में भाग जाती है, छुप जाती है। अब राज्यवर्धन के छोटे भाई होते हैं हर्षवर्धन, ये किंग बनते हैं। और सबसे पहले इनकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, अपनी बहन को बचाना, जो जंगलों में छुप गई थी। सबसे पहले जो हर्षवर्धन है अपनी बहन को जाके बचाते हैं। वो अपने आप को जलाने वाली होती है, मारने वाली होती है, तो ये जाके उन्हें बचा लेते हैं और उसके बाद ये जो सशंक थे इन्हें मार देते हैं। तो इस तरीके से हर्ष किंग बने थे। अब हम हर्ष के मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट देखते हैं। तो सबसे पहले जो मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट था वो सशंक के साथ ही था। सशंक बंगाल के रूलर थे, ठीक है, और इन्होंने जब राज्यवर्धन को जब मार दिया था तो उन उत्तर प्रदेश में उनका थोड़ा एरिया ले लिया था, कन्नौज। ठीक है, ये पहले राज्यवर्धन का एरिया था, बट सशंक ने मारा और कन्नौज को भी अपने एम्पायर में, बंगाल वाले में एनेक्स कर लिया। तो सबसे पहले इन्होंने सशंक को मारा और कन्नौज को अपनी नई कैपिटल बना दी। अब ये याद रखिए, क्वेश्चन आ सकता है, हर्षवर्धन की जो पुरानी कैपिटल थी वो थी थानेश्वर, जो दिल्ली के ऊपर थी, नॉर्थ साइड में थी। जब सशंक को उन्होंने मारा तो उन्होंने अपनी दूसरी कैपिटल बनाई कन्नौज। ठीक है, तो अब कन्नौज उनकी न्यू कैपिटल है। तो पुष्यभूति डायनेस्टी या फिर वर्धन डायनेस्टी या फिर हर्ष की जो कैपिटल थी वो थी कन्नौज। उसके बाद इन्होंने क्या करा, ये वाला जो एरिया है वलाभी, जो गुजरात वाला एरिया है, यहाँ पे इन्होंने कैंपेन करा और वहां के रूलर थे ध्रुव सेन टू, उन्हें भी हरा दिया। और अब देखिए इनका एम्पायर कहाँ कहाँ तक का। ये थानेश्वर है, ये दिल्ली के ऊपर वाला एरिया है, ये रहा थानेश्वर। यहाँ से लेके बंगाल भी इन्होंने कर दिया था जब इन्होंने सशंक को मारा था, वलाभी भी कर दिया, और यहाँ नर्मदा रिवर के ऊपर ऊपर वाला एरिया ये पूरा इनका था। जो राजस्थान में गुर्जर्स थे, ये एरिया भी नहीं था, इन्होंने नेक्स्ट नहीं करा था। ठीक है, बाकी ये पूरा एरिया पुष्यभूति डायनेस्टी का था या फिर हर्ष का था। हर्ष का जो सबसे इंपॉर्टेंट कैंपेन था, ये तो चलो छोटे छोटे, सबसे पहले सशंक को मारा, दूसरा ध्रुव सेना को हरा दिया यहाँ के वलाभी के, पर जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो था चालुक्य राज के साथ। मैंने आपको बताया था डेक्कन में वकातक्स थे, बट वकातक्स के डिक्लाइन के बाद यहाँ पे चालुक्यास आ गए थे। तो जो ये चालुक्यास थे उनका एक किंग था पुलाकेशिन टू। हम इनके बारे में आगे वाली वीडियो में पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट किंग है। तो हर्ष का जो सबसे इंपॉर्टेंट कैंपेन था वो इन्हीं रूलर के साथ था। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैंपेन वॉज अगेंस्ट वेस्टर्न चालुक्य रूलर पुलाकेशिन टू, इनके साथ। और ये चाहते थे कि ये अपना जो एम्पायर है, हर्ष एम्पायर, ये आगे साउथ तक एक्सटेंड करे। नर्मदा रिवर यहाँ तक था ना, ये यहाँ से भी नीचे जाए। पर यहाँ पे चालुक्यास के रूलर थे पुलाकेशिन टू, ये उनके साथ फाइट करते हैं, बट ये फाइट में हार जाते हैं और ये नीचे नहीं आ पाते। तो जो चालुक्य के रूलर पुलाकेशिन टू के साथ जो इनकी वॉर हुई थी उसमें हर्ष हार जाते हैं। और ये हमें कैसे पता चलता है, ह्यूनसांग जो चाइनीज ट्रैवलर थे जिनके अकाउंट काफी इंपॉर्टेंट था, हमने लिटरेरी सोर्सेज में देखा था, वो बताते हैं। और दूसरा आईहोल इंस्क्रिप्शन है, ये याद रखिएगा, आईहोल इंस्क्रिप्शन, आईहोल यहाँ कहीं है, ये है, ये आईहोल है। जो ये आईहोल इंस्क्रिप्शन है ये भी कंफर्म करता है, ये आईहोल इंस्क्रिप्शन इन पुलाकेशिन टू ने ही बनाया था। ठीक है, ये एरिया पूरा चालुक्यास का था। तो आईहोल इंस्क्रिप्शन और ह्यूनसांग के अकाउंट ये दोनों कंफर्म करते हैं कि ये लड़ाई हुई थी, हर्ष ने पुलाकेशिन टू के साथ लड़ाई करी थी और हर्ष हार गया था। ये भी माना जाता है कि हर्ष ने ये सिंध जो एरिया है ना नॉर्थ वेस्ट में, यहाँ पे भी कैंपेन करी थी, बट वो जीते या फिर नहीं जीते ये कंफर्म नहीं है। ठीक है, तो हम इसे ऐड नहीं कर रहे हैं एम्पायर में क्योंकि कंफर्म ही नहीं है, बट हाँ वॉर करी थी। यहाँ पे नेपाल आता है, इस साइड कहीं, ये नेपाल है। ये हर्ष के डायरेक्ट रूल में नहीं था,
बट ये भी हर्ष की सोवरेनिटी को एक्सेप्ट करता था और उन्हें ट्रिब्यूट पे करता था। दूसरा कश्मीर। कश्मीर भी हर्ष के डायरेक्ट रूल में नहीं था, बट यहाँ के रूलर्स भी उन्हें ट्रिब्यूट सेंड करते थे। तो नेपाल और कश्मीर, यहाँ के रूलर्स इन्हें ट्रिब्यूट सेंड करते थे, ये आपको याद रखना है। ये हर्ष के डायरेक्ट रूल में नहीं था, डायरेक्ट कंट्रोल नहीं था, बट यहाँ के जो रूलर्स थे वो हर्ष की सोवरेनिटी को एक्सेप्ट करते थे और हर्ष को ट्रिब्यूट पे करते थे। इनके अलावा भास्कर वर्मन, ये असम के रूलर थे। उनके साथ भी हर्ष के कॉर्डियल रिलेशनशिप थे, मतलब अच्छे रिलेशनशिप थे। अगर कुछ वॉर होती थी तो हर्ष उनका एरिया लेके वॉर कर सकते थे, ऐसे डिप्लोमेटिक रिलेशन थे। और इनका जो लास्ट मिलिट्री कैंपेन था वो था कलिंगा। कलिंगा नहीं है, कलिंगा है। कलिंगा के साथ था और कलिंगा को भी इन्होंने घेरा, एनेक्स कर लिया था बाद में, बिल्कुल लास्ट टाइम पे। ठीक है, तो ये भी हर्ष के रूल के अंडर में आ गया था। तो ठीक है, मिलिट्री कांक्वेस्ट समझ में आया। सबसे पहले उन्होंने ससंग को मारा था, जो बंगाल के रूलर थे, और कन्नौज को अपनी न्यू कैपिटल बना दिया था। दूसरा, ध्रुव सेना को हराया था, वलाभी के रूलर थे, उन्हें हरा दिया था। थर्ड जो इंपॉर्टेंट कैंपेन था वो चालुक्य रूलर पुलाकेशिन II के साथ था, उनसे फाइट करी थी, बट वो हर्ष हार गए थे, और ये कंफर्म होता है ह्यूनसेन के अकाउंट से और आईहोल इंस्क्रिप्शन से। उसके बाद हमने देखा नेपाल और कश्मीर दोनों ही हर्ष की ओवरलॉर्डशिप को एक्सेप्ट करते थे और उन्हें ट्रिब्यूट पे करते थे। असम के रूलर भास्कर वर्मन के साथ हर्ष के डिप्लोमेटिक या फिर कॉर्डियल रिलेशनशिप से, और लास्ट में उन्होंने कलिंगा के साथ वॉर करी थी और उन्हें हरा दिया था। तो दिस वाज ऑल अबाउट द हर्ष मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट। सिंपल है, थोड़ा याद करने का है, बट काफी सिंपल है। अब हम हर्ष का रिलीजन देखते हैं। सबसे पहले हर्ष बुद्धिज्म में नहीं थे, बुद्धिज्म में वो काफी बाद में कन्वर्ट हुए। हर्ष ने 2 बार अपना रिलीजन चेंज करा है। सबसे पहले वो थे शैव्य, मतलब ब्राह्मण, ब्राह्मणिज्म में वो बिलीव करते थे। ठीक है, शैविस्ट थे। मैंने बताया था ब्राह्मणिज्म की 2 फिलॉसफी है, एक वैष्णवाइट और एक शैविस्ट। तो शैविनिज्म में हर्ष बिलीव करते थे, वो डिवोटेड शैव्य थे। बट उसके बाद वो हिनायान बुद्धिस्ट बन गए। हिनायान बुद्धिज्म में ही एक स्कूल है। मैंने बताया था बुद्धिज्म तीन टाइप के होते हैं। ठीक है, अगर नहीं याद तो आप जैनिज्म एंड बुद्धिज्म वाली वीडियो देखिए। हिनायन बुद्धिज्म जो होता है वो ओरिजिनल टीचिंग है बुद्धा की, और इसे हम थेरावेद बुद्धिज्म भी बोलते हैं। थेरावेद बुद्धिज्म और हिनायन बुद्धिज्म एक ही है। ठीक है, तो सबसे पहले हर्ष डिवोटेड शैव्य थे, बट वो बाद में हिनायन बुद्धिस्ट बन गए। बट जो ह्योनसांग थे, जो चाइनीज ट्रैवलर थे, उन्होंने हर्ष को महायान बुद्धिस्ट बना दिया। और महायान बुद्धिस्ट हमने देखा था, जो कुशन रूलर थे कनिष्क, उनकी ही पैट्रोनेज में 4th काउंसिल कराई थी उन्होंने, बुद्धिस्ट को 4th काउंसिल कराई थी कश्मीर में, और वहीं पे महायान बुद्धिज्म का बॉर्न होता है। ये थोड़ा अलग है, जो ओरिजिनल टीचिंग्स है बुद्धा की, ये उससे काफी अलग है। ह्योनसांग ने हर्ष को महायान बुद्धिज्म में कन्वर्ट कर दिया था। तो सबसे पहले हर्ष से शैविस्ट, उसके बाद वो बने हिनायन या फिर थेरावेद बुद्धिस्ट, जो ओरिजिनल टीचिंग्स थी बुद्धा की। बट जो ह्योनसांग थे, ह्योनसांग से कन्विंस होके हर्ष महायान बुद्धिस्ट बन गए। तो 3 बार इनके रिलीजन चेंज हुए, 2 बार हुए, 3 बार इनके रिलीजन अलग अलग रहे हैं। और जब ये महायान बुद्धिस्ट बने तो इन्होंने क्या करा, अपने ही किंगडम में कोई भी एनिमल फूड को यूज करना बैन कर दिया। मतलब इनके किंगडम में कोई भी नॉन वेजिटेरियन नहीं हो सकता था, और कोई अगर होता था तो उसे पनिशमेंट मिलती थी। हर्ष खुद पनिश करते थे। So he prohibited the use of animal food and punished those who kill any living being. चाहे वो कोई भी हो, इंसान हो जानवर हो, जो भी किसी भी जानवर या फिर किसी भी लिविंग बीइंग को हर्ट करता था, हर्ष उसे पनिशमेंट देते थे। और वो जो पनिशमेंट थी काफी क्रूल होती थी, वो हम आगे देखेंगे। उसके बाद इन्होंने थाउजेंड ऑफ सुपास बनाए और जगह जगह अपने किंगडम में ट्रैवलर के लिए एक रेस्ट प्लेस बनाया। जैसे होते नहीं है मोटल्स, सड़कों पे, हाईवेज पे बीच बीच में होटल्स होते हैं, उन्हें मोटल बोलते हैं, जो सिर्फ ओवरनाइट स्टे के लिए होते हैं काफी। तो ऐसे ही मोटल्स उस टाइम पे बनाए, ट्रैवलर्स रेस्ट अपने काफी किंगडम में। अगर कोई ट्रैवलर आया तो वहां पे वो रेस्ट कर सकता था। सुपर और ट्रैवलर रेस्ट के अलावा इन्होंने काफी मोनेस्ट्रीज भी बनाई। जैसे बुद्धिस्ट की काफी सेक्रेट प्लेस थी, वहां पे कई कई जगह इन्होंने बहुत सारी मोनेस्ट्रीज बनाई। तो आप देखिए कितना लैविशली ये बुद्धिज्म पे एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। सबसे पहले सुपास बनाए, फिर ट्रैवलर रेस्ट बनाए, मोनेस्ट्रीज बनाई बुद्धिस्ट की सेक्रेट प्लेस पे। ये और क्या करते थे, हर 5 साल में ये एक गैदरिंग कन्वे करवाते थे, जिसमें सारे रिलीजन के लोग होते थे, चाहे वो ब्राह्मणिज्म हो, चाहे वो जैनिज्म हो, चाहे वो बुद्धिज्म हो। जितने भी रिलीजन के लोग होते थे वो आते थे उस असेंबली में या फिर उस गैदरिंग में,
और अपने अपने थॉट्स को प्रेजेंट करते थे। और हर्ष फिर उस असेंबली की एंड में उन्हें काफी कॉस्टली गिफ्ट देते थे। ठीक है, तो ये याद रहेगा हर्शन बुद्धिज्म में सबसे पहले वो शैविज्म थे, शैविस्ट थे, फिर उसके बाद वो हिनायन बुद्धिस्ट बने, पर ह्योनसांग ने उन्हें महायान बुद्धिस्ट बना दिया। उन्होंने अपने किंगडम में एनिमल फूड को बैन कर दिया था, जो भी वो लिविंग बींग को हर्ट करता था उनसे पनिश करते थे। इसके अलावा उन्होंने थाउजेंड ऑफ स्तूपास को इरेक्ट करा या फिर बनाया, और जगह जगह पे ट्रैवलर रेस्ट, जहाँ पे ट्रैवलर्स रेस्ट कर सकते थे, वो वाली प्लेस बनाई अपने किंगडम में। इन दोनों के अलावा इन्होंने बहुत सारी मोनेस्ट्रीज बनाई जो बुद्धा की सेक्रेट प्लेस मानी जाती है, जहाँ जहाँ बुद्धा गए वहाँ पे अपने टीचिंग्स करी, जो बुद्धिस्ट की सेक्रेट प्लेस है वहाँ पे इन्होंने मोनेस्ट्रीज बनाई। हर 5 साल में हर्ष एक असेंबली गैदर करते थे। ठीक है, उसमें सारे रिलीजन के लोग आते थे, चाहे वो ब्राह्मणिज्म हो, शैविज्म हो, वैष्णविज्म हो, उसमें बुद्धिज्म हो, जैनिज्म हो, कोई भी हो, हर रिलीजन के लोग आते थे और अपने अपने थॉट्स को प्रेजेंट करते थे, और असेंबली के एंड में हर्ष उन्हें काफी कॉस्टली प्रेजेंट देता था। ऐसा माना जाता है कि वो इतना ज्यादा लैविशली एक्सपेंड करते थे कि जो वो कपड़े पहनते थे और जो वो अपने नेकलेस या फिर कोई भी सोना चांदी पहनते थे वो तक भी दे देते थे, इतना ज्यादा वो एक्सपेंडिचर करते थे। उस असेंबली में सबसे इंपॉर्टेंट असेंबली थी कनौज की असेंबली। मैंने आपको बताया कनौज हर्ष की अब कैपिटल थी, और मैंने ये भी बताया हर्ष हर 5 साल में एक असेंबली कन्वे करते थे जिसमें सारे रिलीजन के लोग आते थे। तो उनमें से ही एक इम्पॉर्टेंट असेंबली थी हर्ष ने करवाई थी, वो थी कनौज में, और इसलिए हम उसे बोलते हैं कनौज असेंबली। ये उन्होंने जो जो ये असेंबली कराई थी, ये वो ह्योनसांग को ऑनर करने के लिए कराई थी। ह्योनसांग हमने देखा जो चाइनीज ट्रैवलर थे जो इंडिया में 7th सेंचुरी के अराउंड विजिट कर रखे थे, उनके ऑनर में हर्ष ने कनौज असेंबली को कराया। ये जो कराई थी जब हर्ष का पीरियड खत्म होने वाला था तब कराई थी। ठीक है, इस असेंबली में 20 किंग्स आए थे, 1000 स्कॉलर्स फ्रॉम नालंदा यूनिवर्सिटी आए थे, और 3000 हिनायन महायानिस्ट बुद्धिस्ट और 3000 ब्राह्मण्स एंड जैन्स, इतने सारे लोग आए थे वहां पे। और जो ये असेंबली थी 23 डेज तक चली थी लगातार, आप देखिए कितने ज्यादा टाइम तक चली थी। 3000 हिनायनिस्ट एंड महायानिस्ट बुद्धिस्ट, 3000 ब्राह्मण्स एंड जैन्स, 20 किंग्स, 1000 स्कॉलर्स फ्रॉम नालंदा यूनिवर्सिटी। तो काफी ज्यादा लोग आए थे इस कनौज असेंबली में। और इस असेंबली में क्या हुआ, ह्योनसांग जो थे उन्होंने महायान डॉक्ट्रीन को सुपीरियर रखा। तो मैंने आपको बताया जो ह्योनसांग थे उन्होंने हर्ष को कन्वर्ट करा दिया था महायान बुद्धिस्ट में। तो ह्योनसांग जो डॉक्ट्रिन प्रीच करते थे वो महायान डॉक्ट्रिन थी, मतलब वो महायान बुद्धिज्म को प्रीच करते थे। तो ह्योनसांग ने इस असेंबली में जो महायान बुद्धिज्म की जो वैल्यूज है, इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन्स है, वो सब एक्सप्लेन करा था, और इसकी सुपीरियोरिटी स्टैब्लिश करी थी बाकी रिलीजन से। मतलब उन्होंने बताया था कि महायान डॉक्ट्रिन हिनायन डॉक्ट्रिन से भी ऊपर है, महायान डॉक्ट्रिन जैनिज्म से भी ऊपर है, ब्राह्मणिज्म से भी ऊपर है। अब आप खुद बताइए ये बात किसी को अच्छा लगेगी? अब वहाँ पे ब्राह्मणिज्म वाले होंगे, पंडित से होंगे, जो गुरुज होंगे, और जो जैनिस्ट लोग होंगे, उन्हें पसंद आएगा? नहीं। और इसलिए यहाँ पे लड़ाई स्टार्ट हो गई, इतनी ज़्यादा यहाँ पे लड़ाई हो गई थी, वॉयलेंस हो गया था कि हर्ष की लाइफ पे भी अटेम्प्ट करा गया था, ऑल्दो वो रोक लिया गया और जो गिल्टी था उसे पनिश करा गया। तो ये थी कनौज असेंबली के बारे में। अब हम थोड़ा हर्ष का एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ जो हर्ष की एडमिनिस्ट्रेशन थी, या फिर हर्ष के टाइम पे जो जो इवेंट्स हुए थे वो काफ़ी गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन से या फिर गुप्ता के टाइम पे जो इवेंट्स हुए थे उससे सिमिलर है। तो अगर आपको गुप्ता एम्पायर के बारे में काफ़ी अच्छे से पता है और आपने वो चीज़ें याद कर रखी है, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन आपने अच्छे से देखी है, तो आप हर्ष की एडमिनिस्ट्रेशन भी अच्छे से देख सकते हैं। वो काफ़ी सिमिलर लाइन्स पे ही है। सो सेम ऑर्गेनाइज ऑन द सेम लाइन्स एज गुप्ता डिड। सबसे पहले वो एम्पायर होता था, उसके नीचे प्रोविंसेस होते थे, स्टेट्स, स्टेट्स के नीचे कुछ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स होती थी जिन्हें भुक्तीस कहते थे, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट्स, फिर तहसील्स और विलेज। वो सिंपल है, जैसे वहां पे था वैसे यहाँ पे है। जो किंग था, मतलब जो हर्ष थे या फिर जो भी पुष्यभूति डायनेस्टी में किंग थे, वो काफी जस्ट थे, मतलब वो बिल्कुल भी इनडिस्क्रिमिनेशन नहीं करते थे, जो सही है वो ही अपनाते थे, और अपनी ड्यूटी काफी पंक्चुअल टाइप पे डिस्चार्ज करते थे। तो मतलब ऐसे नहीं थे कि आलसी है, लेजी है, हम देखेंगे कुछ किंग्स होते हैं ऐसे। पर जो पुष्यभूतिस के किंग थे वो बिल्कुल जस्ट थे अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में, और पंक्चुअली अपनी ड्यूटीज को डिस्चार्ज करते थे, और इतना ज़्यादा बिजी रहते थे कि उनके लिए जो डे था वो काफ़ी छोटा पड़ जाता था। इंस्पेक्शंस करते थे और देखते थे कि एडमिनिस्ट्रेशन सही चल रहा है या नहीं, या ये सारी चीज़ें। टैक्सेशन भी बहुत कम था, और फोर्स लेबर कभी कभी दिख गई तो ठीक है, वरना ऐसे नहीं थी, काफ़ी रेयर थी। तो टैक्सेशन वॉज लाइट एंड फोर्स लेबर वॉज ऑल्सो रेयर।
हमने देखा था कि मॉडर्न टाइम पे काफ़ी क्रूअल पनिशमेंट थी। वही क्रूअल पनिशमेंट अब तक यहाँ पे चलती आ रही है। गुप्ता टाइम पे भी थी वो, और जो भी बीच बीच में आए थे, कुशन एम्पायर आया था, वहाँ पे भी क्रूअल पनिशमेंट थी। तो वही क्रूअल पनिशमेंट हर्ष के टाइम पे भी हमें देखने के लिए मिलेगी। आर्मी में वही सेम थे। फुट जो सोल्जर्स होते, हॉर्स मतलब कैवलरी, चैरियट जो चैरियट होते थे जिनके पीछे रथ टाइप होता था, और एलिफेंट, ये 4 डिवीजन से आर्मी में, वही जो बेसिक होते हैं। और यहाँ पे जो सबसे बड़ा साइलेंट फीचर है, अगर कोई ऐसा फीचर जो बाकी एडमिनिस्ट्रेशन से थोड़ा डिफरेंट है, कोई ऐसा फीचर जो बाकी सबकी एडमिनिस्ट्रेशन से डिफरेंट है, जो सिर्फ इसी का फीचर है, वो है मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक रिकॉर्ड। दिस इज द साइलेंट फीचर ऑफ द हर्ष एडमिनिस्ट्रेशन, द मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक रिकॉर्ड। कुछ भी होता था, चाहे वो अच्छा हो या फिर वो बुरा हो, वो सब रिकॉर्ड होता था। और वो जो आर्काइव होती थी, मतलब जहाँ पे लिखा होता था पुराना पुराना, उसे बोलते थे नीलो पिट्टू, नीलो पिट्टू। और इनके लिए एक स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट करे जाते थे जो ये सब लिखते थे और जो ये सब मेंटेन करते थे, जो नीलो पिट्टू, नीलो पिट्टू आर द आर्काइव्स। ओके। और इनमें क्या होता था, इवेंट्स होते थे। अब वो इवेंट्स अच्छे भी हो सकते थे, मतलब, और गंदे भी हो सकते थे, और इन्हें मेंटेन करते थे स्पेशल ऑफिसर्स। ठीक है, सिंपल था। तो जैसे गुप्ता की एडमिनिस्ट्रेशन थी, वही हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। किंग था, वो काफ़ी अपनी ड्यूटी को अच्छे से डिस्चार्ज करता था, डेली डेली इंस्पेक्शन करता था, चीज़ें देखता था कि क्या सही है क्या गलत है। टैक्सेशन काफ़ी लाइट था, फोर्स लेबर हमें देखने के लिए नहीं मिलेगी, और मिली तो काफ़ी कम। क्रूअल पनिशमेंट थी, मॉडर्न टाइम से वो कंटिन्यू होती जा रही थी। आर्मी में वही बेसिक डिवीजन थे, फुट था, कैवलरी थी, चैरियर था, और एलिफेंट थे। और सबसे जो डिस्टिंक्ट फीचर था, या फिर हम बोलेंगे सैलिएंट फीचर था हर्ष की एडमिनिस्ट्रेशन का, वो था मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक रिकॉर्ड्स। और जो आर्काइव होती थी, मतलब आर्काइव का मतलब जो पुराने रिकॉर्ड्स हो जाते हैं, मतलब मैंने लिख के रख दिए, ठीक है, तो आर्काइव बन गई वो। तो वो जो आर्काइव होती थी उसे बोलते थे नीलो पिट्टू, और उन्हें मेंटेन और लिखने के लिए स्पेशल ऑफिसर्स अपॉइंट होते थे। अब हम देखेंगे थोड़ी बहुत सोसाइटी और इकोनॉमी हर्ष की एडमिनिस्ट्रेशन में। वही फोर फोल्ड डिवीजन था सोसाइटी में। सबसे ऊपर ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, शूद्र सेम था। ब्राह्मण्स वही होते थे जो वेद पढ़ाते थे, और दे वर द प्रिविलेज क्लास, उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ता था, और उन्हें लैंड भी ग्रांट्स में मिलते थे। ठीक है। फिर क्षत्रिय होते थे जिनका काम था रूल करना। जो वैश्य थे वो ट्रेडिंग करते थे, और जो शूद्र थे वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते थे। ठीक है, तो ये फोर फोल्ड डिवीजन ऑफ सोसाइटी था। पोजीशन ऑफ वुमेन यहाँ पे भी सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। हम देख रहे हैं कि पोजीशन ऑफ वुमेन वैदिक एज से ही गिरती जा रही है, और वो ही यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलेगा। वुमेन की पोजीशन ऋग वैदिक टाइम से खराब होती जा रही है। ऋग वैदिक टाइम में बिल्कुल सही थी, बहुत अच्छी थी। ऋग वैदिक टाइम के बाद से वुमेन की पोजीशन आपको कहीं बेकार मिलती हुई दिखेगी। कुछ जगह दिखेगी, जैसे वेस्टर्न पार्ट हो गया, साउथ इंडिया हो गया, वहां पे थोड़ी बहुत बेटर होगी, क्योंकि वेस्टर्न में थोड़ा जैनिज्म एंड बुद्धिज्म काफी ज्यादा प्रोमिनेंट था। वहां पे फोर फोल्ड डिवीजन को नहीं एक्सेप्ट करते थे, और वहां पे वुमेन को भी इंफीरियर नहीं दिखाया जाता था। साउथ इंडिया में भी थोड़ा बहुत थी, जैसे रीमैरिज इतनी ज्यादा प्रेवलेंट नहीं थी, फिर भी वुमेन अलाउड थी कि वो बाहर असेंबली में जाए, या फिर वो वैदिक लिटरेचर पढ़े। ये सब वहां पे तब भी अलाउड था। लव मैरिज अलाउड थी, स्वयंवर, पर वो सब हम देखेंगे गैंगेटिक वैली में डिक्लाइन हो चुका था। इंस्टीट्यूशन ऑफ स्वयंवर जो गुप्ता एम्पायर के टाइम से ही डिक्लाइन हो गया था, यहाँ पे भी वो वैसे ही रहा, और रीमैरिज वॉज नॉट परमिटेड। सेम चीज है। प्रैक्टिस ऑफ सती वॉज प्रेवेलेंट। सती की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा होने लगी थी, और ये चीज हम गुप्ता एम्पायर के टाइम पे भी देखेंगे। वहां पे चाइल्ड मैरिज भी थी, वहां पे चाइल्ड मैरिज भी प्रेवेलेंट हो गई थी, और सेम यहाँ पे प्रैक्टिस ऑफ सती भी हो गई थी। हिमसंग मेंशन करते हैं कि डेड बॉडीज को 3 तरीके से डिस्पोज करा जाता था। एक तो क्रिमेशन, वाटर ब्यूरल, और एक्सपोजर इन द वुड्स। वाटर ब्यूरल मतलब पानी में बहा दो ताकि मछली वछली खा जाए। क्रिमेशन मतलब जलाना, और एक्सपोजर इन द वुड्स मतलब जंगल में सिर्फ ऐसे डाल दिया ताकि जानवर वानवर खा ले। तो इस टाइप से डेड बॉडी का डिस्पोजल होती थी। ट्रेड एंड कॉमर्स डिक्लाइन हो चुका था, और ये पॉइंट आपको याद रखना है। गुप्ता पीरियड में ट्रेड एंड कॉमर्स सबसे पीक पे था। उसे गोल्डन एज बोलते थे। गोल्डन एज वैसे उसकी वो आर्किटेक्चर, आर्ट, इन सब के लिए बोलते थे, बट सोने की चिड़िया बोलते थे, क्योंकि इतना ज्यादा पैसा आता था। हमने देखा था कि बिहार से इंडिगो बाहर जाता था, बनारस से सिल्क बाहर जाती थी, बंगाल से मुस्लिन जो फाइन कॉटन होता था वो बाहर जाता था, हिमालय से सेट बाहर जाते थे, साउथ से चंदल ये सब बाहर जाता था।
और उसकी जगह रोमन ट्रेडर्स गोल्ड देते थे, जिसकी वजह से ट्रेड बहुत अच्छा था और इंडिया को सोने की चिड़िया बोलते थे। बट वो चीज़ आपको यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलेगी। ट्रेड एंड कॉमर्स काफ़ी डिक्लाइन हो गया था, बहुत ही ज़्यादा डिक्लाइन हो गया था। और ये हमें कैसे पता चलता है? नंबर ऑफ कॉइन्स काफ़ी कम इशू होते थे उस टाइम पे, कॉइन्स ही काफ़ी कम इशू होते थे। ट्रेड सेंटर्स काफ़ी कम थे, जो मर्चेंट्स अपनी गिल्ड ऑर्गेनाइज करते थे वो भी कम थे। तो ये सब बताते थे कि ट्रेड एंड कॉमर्स डिक्लाइन हो चुका था। और इसका जो इफेक्ट होता था वो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर पे होता था। अब आप खुद देखिए, जब ट्रेड एंड कॉमर्स खत्म होगा, मतलब डिमांड नहीं है, डिमांड खत्म हो गई, डिमांड खत्म हो गई, तो हैंडीक्राफ्ट जो बनाते थे, ये सब जो पॉटरी ये सब बनाते थे, तो वो कहाँ बेचेंगे? बाहर तो बेचेंगे नहीं। तो जो आसपास डोमेस्टिक यूज के लिए वो बेच देते थे, मतलब उन पे उनकी इनकम पे इफेक्ट पड़ा। ऐसी एग्रीकल्चर में देखिए, पहले एक्सपोर्ट होता था बाहर, अब वो एक्सपोर्ट नहीं होता था क्योंकि ट्रेड एंड कॉमर्स डिक्लाइन हो चुका था। तो एक विलेज में ही जितना लोग लेते थे उन्हीं को वो देते थे, उतना ही वो प्रोड्यूस करते थे। तो इससे हम देखेंगे ट्रेड कॉमर्स हुआ डिक्लाइन, ट्रेड डिक्लाइन हुआ, उससे क्या हुआ? लेस डिमांड हुई, और जब लेस डिमांड हुई, लेस मैन्युफैक्चरिंग हुई, और जब लेस मैन्युफैक्चरिंग हुई, सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी, क्योंकि उतना ही ये लोग प्रोड्यूस करते थे जितना एक छोटे गांव को जरूरत है। मतलब अगर गांव में 20 लोग हैं तो 20 लोगों के हिसाब से खाना बनता था, उन्हीं के हिसाब से पॉटरी बनाई जाती थी, उन्हीं के हिसाब से कोई भी आर्ट एंड आर्किटेक्चर वाला सामान बनाया जाता था, या कोई भी हैंडीक्राफ्ट बनाया जाता था उन्हीं लोगों के हिसाब से। ट्रेड एंड कॉमर्स काफी डिक्लाइन हो चुका था। तो दिस लेड टू सेल्फ सफिशिएंट विलेज इकोनॉमी, मतलब खुद बनाओ खुद खाओ। विलेज में अगर कोई एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करता था वो बनाता था सबके लिए, सब लोग उससे खरीदते थे, बस ट्रेडिंग काफी कम हो गई थी। इसके बाद हम कल्चरल प्रोग्रेस देखते हैं। अब इसमें याद करने का है सब कुछ। जब ट्रेडिंग कम हुई तो इसकी वजह से आर्ट एंड आर्किटेक्चर भी कम हुआ। ठीक है, ये सब उसी की वजह से इफेक्ट हुआ है। हैंडीक्राफ्ट कम हुआ, एग्रीकल्चर हुई खत्म हुई, और आर्ट एंड आर्किटेक्चर पे भी इफेक्ट पड़ा। और जो बना भी था, कुछ बने, ऐसे नहीं था बिल्कुल नहीं बने, बने तो वो गुप्ता स्टाइल का ही था। ठीक है, जो गुप्ता स्टाइल पे था, जो हमने देखा था, वही चीज यहाँ पे फॉलो हुई। सबसे जो प्रोमिनेंट है वो है लक्ष्मण का ब्रिक टेम्पल सीरपुर में। ये सीरपुर आज के छत्तीसगढ़ में आता है। तो लक्ष्मण का ब्रिक टेम्पल काफी रिच हेरिटेज साइट है सीरपुर छत्तीसगढ़ में, हर्ष की एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। इस लक्ष्मण के टेम्पल के अलावा हिमसंग ने भी कुछ मेंशन कर रखा है, जैसे नालंदा यूनिवर्सिटीज है, उसमें डबल स्टोरी मोनेस्ट्रीज थी। मतलब मोनेस्ट्री एक सिंगल स्टोरी है जिसमें मतलब एक ही फ्लोर होता है, बट उस टाइम पे डबल स्टोरीज, डबल या और भी स्टोरीज, ट्रिपल भी हो सकता था, मल्टी स्टोरीज मोनेस्ट्रीज बनी थी। तो ये भी हम आर्किटेक्चर में डाल सकते हैं, ये वाला पॉइंट भी हम लिख सकते हैं। इसके अलावा एक कॉपर स्टैचू ऑफ बुद्धा जो 8 फीट का था हाइट में, ये भी हम ऐड कर सकते हैं आर्ट एंड आर्किटेक्चर में। तो ये 3 चीजें याद याद रखिएगा। लक्ष्मण का ब्रेक टेम्पल सीरपुर में सबसे इंपॉर्टेंट है। हिंदुस्तान में मोनेस्ट्रीज मेंशन कर रखी है, नालंदा में जो मल्टी स्टोरीज थी, और उसके अलावा एक कॉपर स्टैचू मिला था बुद्धा का जो 8 फीट हाइट में था। सिंपल। आर्ट एंड आर्किटेक्चर काफी लिमिटेड था, बट लिटरेचर अच्छी थी। जो हर्ष था, ही वॉज अ ग्रेट पैट्रन ऑफ लर्निंग। उसे पढ़ना या कुछ नया सीखना बहुत पसंद था। और हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो बनभट, बनभट वॉज अ पोएट ऑफ हिज रॉयल कोर्ट। ठीक है, बनभट उनकी कोर्ट में था और उन्होंने लिखी थी हर्ष चरित्र। हर्ष चरित्र के अलावा उन्होंने कादम्बरी भी लिखी थी। तो ये हर्ष चरित्र ही हर्ष की बायोग्राफी थी, और कादम्बरी एक और उन्होंने पोएम लिखी थी। तो ये दो आपको याद रखना है, ये बनभट ने लिखा है, हर्ष चरित्र और कादम्बरी। बनभट के अलावा मतंग दिवकर और भर्तृहारी, ये काफी फेमस है। ये पोएट थे, फिलोसोफर थे और ग्रामीणियन थे। ये भी हर्ष की कोर्ट में थे। इनके बस आप नाम याद देख लीजिएगा। इनके अलावा हर्ष पैट्रोनाइज नालंदा यूनिवर्सिटी विद दिस लिबरल एंडोमेंट्स। इट अटेन्ड इंटरनेशनल रेपुटेशन एज अ सेंटर ऑफ लर्निंग। तो जो नालंदा यूनिवर्सिटी को इंटरनेशनल रेपुटेशन मिला वो हर्ष की वजह से ही मिला। बनाई किसी और ने थी, बनाई थी कुमार गुप्त ने, जो गुप्ता एम्परर था। बट जो नालंदा यूनिवर्सिटी फ्लॉरिश्ड हुई और उसे इंटरनेशनल रेपुटेशन में इतना बड़ा नाम हुआ, वो हर्ष की वजह से हुआ था। तो क्योंकि हर्ष लिबरल डोनेशंस देता था वहां पे, तो जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी वो हर्ष की वजह से ही फ्लॉरिश्ड हुई। अब हम नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में देखते हैं, चैप्टर खत्म करते हैं। ये महायान यूनिवर्सिटी थी, आप ये याद रखिएगा। ये हिनायान नहीं थी, हिनायान डॉक्ट्रिन थी थेरावेद वाली, जो ओरिजिनल डॉक्ट्रिन थी बुद्ध की।
बट जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी ये महायान डॉक्ट्रिन थी, महायान यूनिवर्सिटी थी, महायान डॉक्ट्रिन पे ये गवर्न करती थी। एक और यूनिवर्सिटी इनके अलावा वालाभी में, वो थी हिनायान पे। तो अगर क्वेश्चन आ गया तो आपको पता होना चाहिए, हिनायन थी वालाभी वाली और नालंदा में ये महायान थी। ठीक है। नालंदा का मतलब है गिवर ऑफ नॉलेज। जैसे वेद का मतलब होता है टू नो, राइट, टू नो व्हाट, टू नो द सुपीरियर नॉलेज, वैसे ही नालंदा का मतलब होता है गिवर ऑफ नॉलेज। और ये कुमार गुप्त वन ने फाउंड करी थी, मैंने आपको बताया गुप्ता पीरियड में। इसके जो प्रोफेसर थे वहां पे उन्हें पंडित बोलते थे, चाहे वो बुद्धिज्म पढ़ा है, चाहे वो वेद पढ़ा है, कुछ भी पढ़ा है, बट उन्हें पंडित बोलते थे, उन्हें मंक नहीं बोलते थे। कुछ प्रोफेसर्स का नाम याद रखना पड़ेगा आपको, जैसे दिंगनाग, धर्मपाल, सीरामती और सीलभद्र। ये 4 प्रोफेसर्स हैं जिनके नाम इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन बन सकता है कि ये किससे एसोसिएटेड है। ये नाम आ जाएगा कि ये क्या बुद्धिज्म से एसोसिएटेड है या फिर किससे एसोसिएटेड है, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। धर्मपाल काफी इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा। धर्मपाल कंचीपुरम के नेटिव थे और ही वाज द हेड ऑफ द यूनिवर्सिटी। ठीक है। और ये एक रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी, मतलब इसी के अंदर रहते थे लोग, और वहाँ पे जो एजुकेशन थी वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट थी। मतलब वहाँ पे आप जाओगे तो आपको कोई पैसा नहीं देना, आपको फ्री में एजुकेशन मिलेगी। वहाँ पे आप फ्री में रहोगे, वहाँ पे फ्री में खाओगे, सब कुछ फ्री है, आपको कुछ भी पैसा नहीं देना। ऑल्दो जो एडमिशन होता था वो एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू होता था। और ये बोला जाता है कि एडमिशन इतना ज़्यादा डिफिकल्ट होता था, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट होता था, जो कैंडिडेट्स होते थे, जो जितने भी लोग देते थे, सिर्फ 30% ही क्लियर कर पाते थे। इतना ज़्यादा डिफिकल्ट था। तो यहाँ का जो रेवेन्यू आता था ये मेंटेन कैसे होती थी, कोई 100-200 विलेज का जो रेवेन्यू डिराइव होता था वो इस यूनिवर्सिटी पे लगा देते थे, सिंपल है। ठीक। और यहाँ पे बुद्धिज्म ही नहीं पढ़ाते थे, यहाँ पे ये नहीं कि सिर्फ महायान डॉक्ट्रिन पढ़ा रहे हैं बुद्धिज्म की, इसमें वेद भी पढ़ाते थे, यहाँ पे हिनायान डॉक्ट्रिन भी पढ़ाते थे, यहाँ पे संख्या भी पढ़ाते थे, यहाँ पे योगा फिलोसफीज भी पढ़ाते थे। तो थी तो ये महायान यूनिवर्सिटी, महायान डॉक्ट्रिन की यूनिवर्सिटी, बट यहाँ पे बाकी चीजें भी पढ़ाते थे, बाकी फिलोसफीज भी पढ़ाते थे, जैसे वेद, हिनायान डॉक्ट्रिन, सांख्या एंड योगा फिलोसफीज। और इनके अलावा कुछ जनरल सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाते थे, जैसे मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, लॉजिक, आर्ट एंड ग्रामर। सो इट वाज अ यूनिवर्सिटी ऑफ इंटरनेशनल रेपुटेशन, क्योंकि यहाँ पे जो पढ़ता था वो काफी इंटेलेक्चुअल हो जाता था, उसे सारे सुपीरियर नॉलेज होती थी, जैसे वेद की नॉलेज होती थी, महायान डॉक्ट्रिन की नॉलेज होती थी, हिनायन डॉक्ट्रिन की नॉलेज होती थी, सांख्या, योगा, इन सब की नॉलेज होती थी। इनके अलावा जो बेसिक या फिर जो जनरल सब्जेक्ट्स होते थे जो सबको पता होने चाहिए थे, जैसे मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, लॉजिक, आर्ट एंड ग्रामर, ये सब भी पढ़ाया जाता था। तो ये था नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में, और इसी के साथ हमारा जो हर्ष एडमिनिस्ट्रेशन का चैप्टर है वो खत्म हो जाता है। इस चैप्टर के बाद नॉर्दर्न इंडिया की एंशिएंट हिस्ट्री खत्म हो जाती है। पुष्यभूति एम्पायर के बाद हम देखेंगे कि इस्लामिक इन्वेजन होता है और फिर वहां से मिडिवल हिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है। बट मिडिवल हिस्ट्री में जाने से पहले मैं थोड़े बहुत सर्दर्न इंडिया के किंगडम्स पढ़ाना चाहूंगा, 2-3 लेक्चर्स में वो खत्म कर दूंगा और उसके बाद हमारी एंशिएंट हिस्ट्री सीरीज खत्म हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सर्दर्न किंगडम्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ाऊंगा।